नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम इसरो यूआरएससी ट्रांसफार्मर का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्कॉट कनेक्शन आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म। स्कॉट संयोजन को डैश में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। ए सिंगल फेज सप्लाई इंटू 3 फेज सप्लाई, बी सिंगल फेज सप्लाई इंटू 2 फेज सप्लाई, सी स्टार कनेक्टेड प्राइमरी इंटू डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी एंड डी 3 फेज सप्लाई इंटू 2 फेज सप्लाई। दोस्तों स्कॉट कनेक्शन को हम टीटी कनेक्शन भी बोलते हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 3 फेज को 2 फेज कन्वर्जन कर सकते हैं और 2 फेज को 3 फेज कन्वर्जन कर सकते हैं। यानी कि हम 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदल सकते हैं और 2 फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में बदल सकते हैं। और दोस्तों स्कॉट कनेक्शन में हम 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। एक ट्रांसफार्मर को कहा जाता है मेन ट्रांसफार्मर और दूसरे ट्रांसफार्मर को कहा जाता है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर या टीजर ट्रांसफार्मर। और ये जो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड होते हैं ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, ना कि मैकेनिकली, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रांसफार्मर है इसलिए इनको मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं करा जाता, इनको इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड करा जाता है। तो अर्लियर जब स्कॉट ट्रांसफार्मर बना था तो उसका मेन काम क्या था कि वो 3 फेज सप्लाई से 2 फेज सप्लाई को निकाल सके। लेकिन एडवांसमेंट के साथ साथ अब हम स्कॉट कनेक्शन को 2 फेज सप्लाई से 3 फेज सप्लाई कन्वर्जन के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और जो ट्रांसफार्मर हम इसमें 2 सिंगल फेज यूज करते हैं और दोनों ही ट्रांसफार्मर वाउंड टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो 50% पे सेंटर टेप होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये मेन ट्रांसफार्मर है और इसकी जो वाइंडिंग है वो 50% पे यानी कि एग्जैक्टली हाफ पॉइंट पे टेप हो रखी है। और जो टीजर ट्रांसफार्मर है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये एक टीजर ट्रांसफार्मर है, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो 86.6% पे टेप होती है। अब जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसको किसी 2 लाइन के बीच में कनेक्ट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो मेन ट्रांसफार्मर है उसको वाई और बी लाइन में कनेक्ट करा गया है और जो टीजर ट्रांसफार्मर है उसकी एक लाइन तो मेन लाइन के साथ कनेक्ट रहती है और जो दूसरा पार्ट होता है उसका वो एग्जैक्टली सेंटर टेप करा जाता है मेन वाइंडिंग के साथ और उसको फिर थर्ड लाइन के साथ कनेक्ट करा जाता है। और जो स्कॉट कनेक्शन की सेकेंडरी साइड होती है वो हमें 2 फेज आउटपुट प्रोवाइड करवाती है। और दोस्तों स्कॉट कनेक्शन की क्या क्या एप्लीकेशन होती है, स्कॉट कनेक्शन को इलेक्ट्रिकल फर्नेस में यूज करा जाता है और ये सिंगल फेज लोड को सप्लाई देने के लिए भी इस्तेमाल में आता है, जैसे सच एस इलेक्ट्रिकल ट्रेन। और दोस्तों स्कॉट कनेक्शन 3 फेज सिस्टम के साथ 2 फेज सिस्टम को लिंक कर सकता है और स्कॉट कनेक्शन 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट कर सकता है और 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट कर सकता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 फेज सप्लाई इनटू 2 फेज सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, मटेरियल यूज्ड इनसाइड द ब्रीथर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीथर के अंदर उपयोग किए जाने वाले पदार्थ क्या होता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम सिलिकेट, सी सिलिका जेल एंड डी कॉपर सल्फेट। दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल की कुछ खास रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ट्रांसफार्मर ऑयल आपका इम्प्योरिटी से मुक्त होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और वो अशुद्धि कौन सी हो सकती है? वो अशुद्धि एल्कलाई हो सकती है, सल्फर हो सकती है और एक और है मॉइस्चर। मॉइस्चर ट्रांसफार्मर ऑयल को सबसे ज्यादा खराब करता है। अगर मॉइस्चर का परसेंट ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर 0.0008% भी हो जाए, कितना कम लग रहा है आपको? और वाकई में बहुत कम है। लेकिन अगर इतना भी मॉइस्चर आपके ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर चला जाए तो ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी हद तक कम हो जाती है। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हुई उससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश ओवर पॉइंट काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाएगा। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की रेंज होती है वो 500 से 700 केवी होती है। उसके बाद हम ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हम ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं वो हम 500 केवी के ऊपर यूज करते हैं। जो 500 केवी तक के आपके ट्रांसफार्मर होते हैं वो एयर टाइट होते हैं और उनको सील करा जाता है गास्केट के थ्रू, तो उनमें मॉइस्चर होने का खतरा काफी ज्यादा कम होता है। लेकिन जब ट्रांसफार्मर 500 केवी से ज्यादा के हो जाते हैं, यहाँ पे 700 केवी लिखा है, आप उसकी रेंज मान के चलिए 500 से 700 केवी है, तो जब ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ जाता है तो उसमें हम यूज करते हैं ऑयल का। और जब हम ऑयल का यूज करते हैं तो ऑयल में होता है दोस्तों एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब हम ट्रांसफार्मर को लोड देते हैं तो ऑयल थोड़ा हीटअप हो जाता है और जब ऑयल हीटअप होता है तो उसमें गैस प्रोड्यूस होती है और जब ऑयल ठंडा होता है तो ऑयल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब ऑयल हीटअप होता है और ऑयल का लेवल बढ़ता है तो जो एक्सेस ऑयल होता है वो कहाँ चला जाता है? वो कंजर्वेटर में चला जाता है। और इसी सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के प्रोसेस को, यानी कि ऑयल के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को ब्रीथिंग कहा जाता है। ब्रीथिंग का मतलब सिंपल टर्म्स में होता है सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े एक्सपेंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सेम चीज यहाँ पे ट्रांसफार्मर में हो रही है। जब ऑयल गर्म होता है या ऑयल का टेम्परेचर चेंज होता है तो ऑयल एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीथिंग। अब आता है ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक एक सेपरेट चैम्बर होता है,
यहाँ एक सेपरेट स्पेस होता है जो मेन ट्रांसफॉर्मर के साथ कनेक्ट रहता है। और जब ऑयल एक्सपेंड होता है ड्यूरिंग हीटिंग, तो जो भी एक्सेस ऑयल होता है या जो भी एक्सेस गैस फ्लो करती है वो कंजर्वेटर के अंदर फ्लो करती है ताकि ट्रांसफॉर्मर को एक्सपेंशन का स्पेस मिल सके। अब मेन पार्ट में आते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो था सिलिका जेल का। सिलिका जेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिलिका जेल ट्रांसफॉर्मर में इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि वो मॉइस्चर को यानी कि वो नमी को एब्जॉर्ब करता है। जब ट्रांसफॉर्मर ब्रीथ करता है ना दोस्तों, तो क्या होता है कि वो बाहर की एयर को अपने ट्रांसफॉर्मर के अंदर सक करता है। अब जब वो बाहर की एयर को ट्रांसफॉर्मर सक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बाहर की एयर में हल्की सी मॉइस्चर तो होता ही है। तो अगर वो मॉइस्चर आपके ट्रांसफॉर्मर ऑयल में चला गया तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सिलिका जेल क्या करता है, सिलिका जेल उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो ट्रांसफॉर्मर को एयर मिलती है वो आपकी शुष्क एयर होती है बिल्कुल, यानी कि ड्राई एयर। और एग्जाम में क्वेश्चन इसके बारे में भी पूछा जा चुका है कि फ्रेश सिलिका जेल का कलर क्या होता है। तो दोस्तों फ्रेश सिलिका जेल का कलर ब्लू होता है और मॉइस्ट सिलिका जेल यानी कि जब सिलिका जेल में मॉइस्चर आ जाता है तो उस समय सिलिका जेल का कलर पिंक होता है। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगे होते हैं, उसमें ब्रीथर लगा होता है, उसमें कंजर्वेटर लगा होता है, उसमें बुखोल रिले लगी होती है। बुखोल रिले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कंजर्वेटर को भी मोटा मोटा हम बता चुके हैं। और ब्रीथर के अंदर ही होता है दोस्तों सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या कर रहा है, आपका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी लिखी गई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब ट्रांसफॉर्मर लोडेड होता है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल एक्सपेंड करता है, और देन जब उसका टेम्परेचर कम होता है देन ऑयल का वॉल्यूम गिर जाता है तो ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को क्या बोला जाता है, ब्रीथिंग बोला जाता है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पूरे एग्जैक्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो आपको कोई भी किताब खोलने की जरूरत ना पड़े और आप इस पीडीएफ से ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। जब दोस्तों ऑयल के साथ ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट बनता है तो वो ऑयल के साथ रिएक्शन करता है, उसको ऑक्सीडाइज करता है, जिसकी वजह से ऑयल के अंदर स्लजेस बनना शुरू हो जाते हैं। मैं किस ऑयल की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मर ऑयल की बात कर रहा हूँ। और स्लजेस क्या होती है, वो गाद होती है जो हम थोड़े क्वेश्चन पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो गाद है ये ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग को इफेक्ट कर सकती है और ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को खराब कर सकती है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका जेल। क्वेश्चन नंबर 23 है, नो लोड टेस्ट ऑन अ ट्रांसफॉर्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। ट्रांसफॉर्मर पर नो लोड परीक्षण डैश को जानने के लिए किया जाता है। ए कॉपर लॉसेस, बी मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कॉपर लॉसेस, सी मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड लॉसेस, डी एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के हम ओपन सर्किट टेस्ट से नो लोड पैरामीटर को मेजर कर सकते हैं। नो लोड पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं दोस्तों जब हम ट्रांसफॉर्मर में कोई भी लोड को अप्लाई नहीं करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्मर के कोर लॉस निकाल सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्मर की मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस निकाल सकते हैं और ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटाइजिंग करंट भी निकाल सकते हैं। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम प्राइमरी वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के सर्किट में हम वोल्ट मीटर को, एम मीटर को और वाट मीटर को कनेक्ट करके रखते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग में हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको ओपन रखा जाता है और वहां पे कनेक्ट करा जाता है वोल्ट मीटर को और उससे हम वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं। नो लोड वोल्टेज को हम बेसिकली मेजर कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है तो नो लोड करंट फ्लो करता है प्राइमरी वाइंडिंग से, और जो वाट मीटर की रीडिंग हमें मिलती है वो हमें कोर लॉसेस को बताती है। अब दोस्तों इसमें तीन चीजें आती है, नो लोड करंट, कोर लॉसेस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। नो लोड करंट वो करंट होता है दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर उस समय भी बह रहा होता है जब ट्रांसफॉर्मर ओपन सर्किट होता है और नो लोड करंट की मात्रा काफी ज्यादा कम होती है। नेक्स्ट आता है कोर लॉसेस। कोर लॉसेस वो एनर्जी लॉसेस है ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर तब भी होंगे जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी लोड कनेक्ट ना करा गया हो। और ये कोर लॉसेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस, और कोर लॉसेस को आयरन लॉसेस भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ओपन सर्किट टेस्ट के टाइम जब हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो एक स्मॉल करंट फ्लो करता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वो स्मॉल करंट कोर में मैग्नेटिक फील्ड को एस्टेब्लिश करता है और इसी करंट को बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग करंट। और ये मैग्नेटाइजिंग करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। तो मैग्नेटिक रिएक्टेंस क्या होता है दोस्तों, जो मैग्नेटाइजिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड को एस्टेब्लिश कर रहा है, मैग्नेटिक रिएक्टेंस उसी मैग्नेटाइजिंग करंट को अपोजिशन प्रोवाइड करता है। सेम जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो में बाधा डालता है, वैसे ही मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस क्या कर रहा है, वो मैग्नेटिक करंट के फ्लो में बाधा डाल रहा है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड नो लोड लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 24 है, द बर्डन ऑफ प्रोटेक्टिव ट्रांसफॉर्मर सीटी इज स्पेसिफाइड इन। संरक्षण धारा ट्रांसफॉर्मर के बोझ को डैश में निर्देशित किया जाता है। ए परसेंटेज ऑफ लोड करंट, बी वोल्ट एम्पेयर, सी परसेंटेज रेशियो एरर एंड डी परसेंटेज फेस एरर। दोस्तों करंट ट्रांसफॉर्मर को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर भी बोला जाता है और ये क्या करता है, ये हाई करंट को स्टेप डाउन करता है ताकि हम वाइड रेंज के करंट को मेजर कर सके। अगर
करंट स्टेप डाउन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, वोल्टेज का जो लेवल होगा सेकेंडरी साइड में वो काफी ज्यादा हाई होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या है, एक कांस्टेंट पावर डिवाइस है। तो ट्रांसफार्मर की पावर चेंज नहीं होती है, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज और करंट लेवल चेंज होते हैं। अगर वोल्टेज लेवल बढ़ेगा तो करंट लेवल कम होगा और करंट लेवल बढ़ेगा तो वोल्टेज लेवल कम होगा। अब क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर ने क्या करा है, अपने करंट के लेवल को कम करा है, तो ट्रांसफार्मर की पावर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए उस केस में क्या होगा, वोल्टेज का लेवल बढ़ जाएगा। और हम करंट का लेवल इसलिए कम करते हैं दोस्तों ताकि हम करंट को सेफली मेजर कर सके। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आता है सीटी बर्डन। तो बर्डन को हम बोलते हैं बाहर। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, तो सीटी बर्डन बताता है हमें टोटल इंपीडेंस जो कि एक सीटी की यानी कि करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में कनेक्ट होगा। तो टोटल इंपीडेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब सिंपल ये है कि हमने सीटी की या करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पे कितना लोड अप्लाई करा है, उसी को बोला जाता है सीटी बर्डन। और सीटी बर्डन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर करंट ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और स्पेसिफिकली सेकेंडरी वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात चल रही है। अब हमें दोस्तों किसी भी मेजरिंग डिवाइस को करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्ट करना है तो उसकी भी 2 वायर होंगी, तभी तो हम उसको करंट ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो उन वायर लीड्स का भी रेजिस्टेंस इसमें ऐड होता है सीटी बर्डन में। देन यहाँ पे जो भी हम डिवाइस को मेजर कर रहे हैं तो उसका अपना इंपीडेंस होगा, तो वो इंपीडेंस भी सीटी बर्डन में कैलकुलेट करा जाता है। तो ये 3 पॉइंट होते हैं सीटी बर्डन के। और सीटी बर्डन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हम सीटी बर्डन की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन सर्किट नहीं छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीटी वाइंडिंग में या करंट ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में हमेशा कोई ना कोई लोड कनेक्ट रहना चाहिए। अगर हम करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन छोड़ दें तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। एक तो ये ट्रांसफार्मर कोर को सैचुरेट कर देगा या ये करंट ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को डैमेज कर देगा। इसलिए सीटी बर्डन एक नेसेसरी लोड है ताकि हमारा करंट ट्रांसफार्मर सेफली ऑपरेट कर सके। और दोस्तों सीटी बर्डन को 2 तरीके से एक्सप्रेस करा जाता है। एक तो सीटी बर्डन को टोटल इंपीडेंस में एक्सप्रेस करा जाता है और टोटल इंपीडेंस यानी कि इसको ओम में एक्सप्रेस करा जाता है। दूसरा सीटी बर्डन को वोल्ट एम्पियर और पावर फैक्टर में स्पेसिफाई करा जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैलकुलेट द करंट इन अ लो वोल्टेज साइड ऑफ अ 1 kVA 250 वोल्ट / 125 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक 250 वोल्ट 125 वोल्ट के एक के लिए एक फेज परिणामित्र के निम्न वोल्टेज पश्व में कितनी विद्युत धारा होगी। दोस्तों हमें टोटल पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे, वो दे रखी है 1 kVA। और लो वोल्टेज साइड जिसमें कम वोल्टेज फ्लो कर रहा है वो होती है लो वोल्टेज साइड। तो लो वोल्टेज साइड हो जाएगी आपकी 125 वोल्ट। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं बोला है, यहाँ पे लो वोल्टेज साइड बोला है। तो लो वोल्टेज साइड आपकी 125 वोल्ट हो जाएगी, यानी कि वोल्टेज आपका हो गया 125 वोल्ट। और हमें लो वोल्टेज साइड का करंट निकालना है, यानी कि आई निकालना है। तो पावर क्या होती है दोस्तों, V × I होती है। क्योंकि यहाँ पे पावर फैक्टर गिवन नहीं है तो पावर फैक्टर को हम 1 मान के चलते हैं। तो हम यहाँ से I निकाल लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, I = P/V। तो 1 kVA है तो क्या लिख सकते हैं, 1000 VA। और वोल्टेज कितना है 125, तो ये जाएगा 8 टाइम, तो I आ जाएगा आपका 8 एम्पियर। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर डज नॉट आइसोलेट दी सेकेंडरी। किस प्रकार का परिणामित द्वितीय विलंघन नहीं करता। ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, बी ऑटो ट्रांसफार्मर, सी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड डी करंट ट्रांसफार्मर। दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी को आइसोलेट नहीं करता है। और दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर एक रेगुलर ट्रांसफार्मर से कैसे अलग होता है, जो रेगुलर ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों रेगुलर ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हम प्राइमरी साइड में हम इनपुट वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट वोल्टेज को निकाल लेते हैं और वो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होगी, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी तो आउटपुट वोल्टेज हमें ज्यादा मिलेगी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी तो आउटपुट वोल्टेज हमें कम मिलेगी। और दोस्तों जो रेगुलर ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग होती है वो मैग्नेटिकली कपल्ड रहती है, यानी कि उसके बीच में केवल म्यूचुअल इंडक्शन होता है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग यूज होती है और ये इलेक्ट्रिकली भी कनेक्ट रहती है और ये मैग्नेटिकली भी कनेक्ट रहती है। ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का कुछ पोर्शन प्राइमरी वाइंडिंग की तरह एक्ट करता है और कुछ पोर्शन सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह एक्ट करता है। जैसे यहाँ पे हमने इसको टैपिंग करा है ऑटो ट्रांसफार्मर को, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई आपकी और ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। तो जब हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को टेप कर देते हैं तो उस पॉइंट से हमें सेकेंडरी वोल्टेज का आउटपुट मिल जाएगा। और दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम इसको वेरिएबल ट्रांसफार्मर की तरह यूज करते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज के लेवल को चेंज कर सकते हैं बाय डिफरेंट टेपिंग। अगर हम टेपिंग के लेवल को चेंज करते हैं तो इसकी वजह से हमें वोल्टेज लेवल भी अलग अलग मिल जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 27 है, एफिशिएंसी ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर इज इन ऑर्डर ऑफ। शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग डैश के क्रम में होती है। ए 60%, बी 70%, सी 80%, डी 97%। दोस्तों ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया, ओपन सर्किट टेस्ट हो गया और भी अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम ट्रांसफार्मर की
एफिशिएंसी को निकालते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनको हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए ही डिजाइन करा जाता है, तो इनकी एफिशिएंसी बेस्ट कब होगी, जब ये अपने फुल लोड पे काम करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी अराउंड 90% से ज्यादा होती है। हमेशा पावर ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी रहेगी वो 90% से ज्यादा की रहेगी। और दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल लॉसेज जैसे कि स्ट्रे लॉसेज, फ्रिक्शन लॉसेज नहीं होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके नॉर्मल ट्रांसफार्मर भी होंगे उनकी भी एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। अब पावर ट्रांसफार्मर की कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। एक होती है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान जो पावर ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है वो प्रैक्टिकली जीरो होता है। इसका मतलब पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी उस टाइम पे जीरो होगी, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है, वो होती है आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट करा हुआ है तो इसका आउटपुट तो जीरो हो गया, तो इनपुट हम कुछ भी दें तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। अब नो लोड की कंडीशन में भी क्या होता है, हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कोई भी भार तो अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए हमें कोई भी आउटपुट पावर नहीं मिलती है। तो सिमिलर टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होगी वो जीरो होगी एट नो लोड। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 97%। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन स्टेप डाउन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर प्राइमरी वोल्टेज इज 22 kV एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज 220 वोल्ट व्हेन सेकेंडरी इज डिलीवरिंग अ लोड करंट ऑफ 100 एम्पेयर, प्राइमरी करंट इज। आप चाहिए एकल चरण पावर ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज 22 kV तथा द्वितीय वोल्टेज 220 वोल्ट है। जब द्वितीय 100 एम्पेयर का लोड धारा प्रवाहित कर रहा है तो प्राथमिक धारा क्या होगी। दोस्तों ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है प्राइमरी वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल्स टू सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन में प्राइमरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है, 22 kV का दिया हुआ है, और सेकेंडरी वोल्टेज हमें कितना मिल रहा है, 220 वोल्ट मिल रहा है। तो 22 kV को हम चेंज कर देंगे वोल्टेज में, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 1000 वोल्ट। अब हमें सेकेंडरी वोल्टेज पता है वो कितना है, 100 एम्पेयर है, और प्राइमरी वोल्टेज हमें निकालना है। तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस 22 से ये 22 कट जाएगा, तो IP कितना बचेगा दोस्तों, 100 अपॉन में 100, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज जो कितना हो जाएगा आपका 1 एम्पेयर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट विल बी द कॉपर लॉस एट हाफ लोड ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व्हिच इज हैविंग अ कॉपर लॉस ऑफ 1000 वॉट एट फुल लोड। एक एकल चरण ट्रांसफार्मर जिसमें पूर्ण भार पर 1000 वोल्ट की तांबा हानि है, उसमें अर्ध भार पर तांबा हानि कितनी होगी। दोस्तों अगर हमें कॉपर लॉस को निकालना है तो कॉपर लॉस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, PCU x स्क्वायर PCF। तो x क्या है यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ लोड है, PCF क्या है, फुल लोड कॉपर लॉसेस, यानी कि जब ट्रांसफार्मर फुल लोड पे काम कर रहा था उस समय कॉपर लॉसेस क्या थे, और PCU क्या है, कॉपर लॉस। तो फ्रैक्शन ऑफ लोड कितना हो जाएगा, यहाँ पे बात करी गई है हाफ लोड की, तो फ्रैक्शन ऑफ लोड कितना हो जाएगा, हाफ लोड में कितना होता है, 0.5 होता है। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में फुल लोड कॉपर लॉस हमें पता है कितना दिया था, 1000 वॉट दिया था, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 वॉट से, तो कॉपर लॉस निकल आएगा 250 वॉट। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि हाफ लोड पे जो कॉपर लॉस होता है वो 4 टाइम कम हो जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं वो हाफ लोड के ऊपर आते हैं, तो इस चीज को याद रखना आप कि हाफ लोड में जो कॉपर लॉस होते हैं वो 4 गुना कम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों कॉपर लॉस होते हैं I स्क्वायर R लॉसेस, तो करंट के अकॉर्डिंग कॉपर लॉसेस में स्क्वायर टाइम चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल डिस्कनेक्टिंग द एमीटर फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ अ सीटी। धारा ट्रांसफार्मर के टर्मिनलों से एमीटर को वियोजित करते समय क्या बचाव लेना है। A अर्थिंग द सेकेंडरी ऑफ अ सीटी, B शॉर्ट सर्किटिंग द टर्मिनल ऑफ द सीटी बिफोर डिस्कनेक्टिंग द एमीटर, C स्विचिंग अ हाई रेजिस्टेंस साइड बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सीटी आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द एमीटर, एंड D शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल ऑफ द सीटी आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द एमीटर। दोस्तों वैसे भी हमने इस क्वेश्चन को, जब हमने करंट ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन करा था, इसको कवर अप कर लिया था, फिर से रिपीट कर देते हैं। जब भी हमें करंट ट्रांसफार्मर से एमीटर को डिस्कनेक्ट करना होता है तो हम सीटी को यानी कि करंट ट्रांसफार्मर को पहले शॉर्ट सर्किट करते हैं। जब हम करंट ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट करते हैं एमीटर से तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो हमें क्या क्या स्टेप्स भी लेने चाहिए उसको भी देख लेते हैं। तो हमें करंट ट्रांसफार्मर की पावर को सबसे पहले ऑफ कर देना चाहिए। इनकेस अगर हमें टर्मिनल ब्लॉक को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है तो हमें करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में टर्मिनल ब्लॉक को ऐड कर देना चाहिए। अब हम करंट ट्रांसफार्मर को कैसे शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, हम जंपर वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके टर्मिनल ब्लॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम दोनों करंट ट्रांसफार्मर की वायर को एक सिंगल टर्मिनल ब्लॉक पर ऐड करते हैं जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तीसरा क्या है, हम जंपर वायर को डायरेक्टली करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी टर्मिनल पे ऐड कर सकते हैं जिससे आपका करंट ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब ये शॉर्ट सर्किट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा था कि हम करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड को ओपन सर्किट नहीं छोड़ सकते हैं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हैं। उससे क्या होता है, एक तो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर सैचुरेशन हो जाता है। जब सेकेंडरी साइड ओपन होती है तो पूरा प्राइमरी करंट मैग्नेटाइजिंग करंट की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो करंट ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो पूरी तरह से सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेशन के बाद उसमें प्रॉपर्ली कोई भी
मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन भी प्रॉपर्ली नहीं होगा। और ये सैचुरेशन क्या करता है, ये कोर को परमानेंटली डैमेज कर देता है। दूसरा इसमें है हाई वोल्टेज स्पाइक। जब हम सेकेंडरीज को ओपन सर्किट छोड़ देते हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से काफी ज्यादा हाई इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। और वो इतना ज्यादा हाई इंड्यूस ईएमएफ होता है दोस्तों, यहाँ इतना ज्यादा हाई वोल्टेज होता है जो कि पूरी तरीके से जानलेवा होता है। अगर दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में काफी ज्यादा हाई वोल्टेज हुआ तो वो वाइंडिंग को भी पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। सो दोस्तों इसीलिए हमें सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट सर्किट करना चाहिए। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किटिंग द टर्मिनल ऑफ द सीटी बिफोर डिस्कनेक्टिंग द एमीटर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।